नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कहने को कोई अपने को विश्व गुरु कहे, कोई अपने को नेहरू और वाजपेयी से बड़ा बताए, लेकिन ज़मीनी हकीकत आज की ये है कि मोदी जी ने पिछले 2-3 सालों में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं और ऐसे अजीबो-गरीब फैसले लिए हैं कि कई राज्यों में बीजेपी को उन्होंने भारी नुकसान पहुंचा दिया है। और सबसे क्लासिक केस महाराष्ट्र का है। जी हाँ, हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बड़े राज्य का है, जहां से 48 सीटें लोकसभा की आती हैं। और महाराष्ट्र मैं कहूंगा कि बंटाधार कर दिया है मोदी जी ने, और उसकी वजह है उनके 4-5 कुछ ऐसे फैसले जहां मोदी और अमित शाह ने, बल्कि यूं कहूं गुजरात लॉबी ने महाराष्ट्र को हाथ में लेने की कोशिश की। और इस फिराक में, इस चक्कर में कहीं ना कहीं मराठी अस्मिता के तार छेड़ दिए। उनको गलती समझ में आ गई। देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़ा ब्लंडर है, उनको समझ में आ गई। लेकिन अब करें क्या, समय इतना नहीं बचा है। अब लिपापोती करने के चक्कर में गली मूत्रालय का उद्घाटन भी करना हो तो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी आपको मुंबई के चक्कर काटते हुए दिखेंगे। अब वो मराठी में बात भी करेंगे, मराठियों के हितैषी भी होंगे, बाला साहब के सामने नतमस्तक होंगे। बाला साहब आज जिंदा होते तो इन दोनों को पैर नहीं रखने देते मुंबई में। इतनी औकात नहीं रहती इनकी कि ये पैर भी रखे मुंबई में। अब दोस्तों, टाइगर तो बहुत कुछ आज बताने जा रहे हैं और चतुर्वेदी जी भी कुछ ऐसा बोलने जा रहे हैं कि अगर मोदी जी के करीबी सुन लें तो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाए। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट क्यों है? उत्तर प्रदेश के बाद अगर कहीं से थोक सीटें मिलती हैं लोकसभा में जीत हासिल करने के लिए तो वो महाराष्ट्र है। 48 सीट्स, 48 सीट। और पिछली बार मोदी जी ने शिवसेना के साथ इस राज्य को, सूबे को स्वीप किया था और इस बार रिश्ते तार-तार हैं। एक बहुत बड़ी गलती करी है, मैं कहूं कि शिवसेना को तोड़कर मोदी और अमित शाह ने जैसे बरैये के छत्ते में हाथ दे दिया है और आज वो परेशान है। कई ऐसे फैसले हुए उन्होंने महाराष्ट्र में लिए जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे एक फैसला महाराष्ट्र से उद्योग गुजरात ले जाने का, और गुजरात से एक उद्योगपति महाराष्ट्र लेके आ गए जो मुंबई खरीदता चला जा रहा है और आज शेयर बाजार में फंस भी गया है और छींटे मोदी जी के सफ़ेद कुर्ते पे पड़ रही हैं। लेकिन और भी कई गलतियां हैं। एक गलती ये जो गवर्नर साहब हैं इनको लिया है, और ये गवर्नर साहब ऐसे थे जिन्होंने शिवाजी पे ही तंज कस दिया। सोचिए, कोई कल्पना नहीं कर सकता महाराष्ट्र में शिवाजी के बारे में कुछ कहे। छत्रपति शिवाजी महाराज, सांस लेते हैं लोग तो शिवाजी को याद करते हैं। अब गलती कर गए हैं। एक और बड़ी गलती ये है कि कहीं ना कहीं मोदी ने मराठी अस्मिता उसको छेड़ा है और उस पर बहुत कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं उन सारी गलतियों को, और हमारे एक्सपर्ट उन सारी गलतियों का खुलासा करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं पहली बार, जो गलतियाँ भारी पड़ने जा रही हैं मोदी और शाह पर। और हो सकता है कि सबसे बड़ी जो मुसीबत हो वो महाराष्ट्र हो, मोदी जी की 2024 की जीत के लिए। और अगर, फिर मैं कह रहा हूं, यहां नाव डूबी तो 24 हाथ से निकल गया मोदी के। ज्यादा वक्त नहीं, टाइगर के पास चलते हैं। आखिर तक सुनिएगा क्योंकि अनुराग जी भी आज बहुत बड़ा धमाल करने जा रहे हैं। पहला मेरा सवाल यह है कि क्या शिवसेना पर नजर बुरी डालकर मोदी जी ने गलती करी, कहीं ना कहीं जैसे बरैया के छत्ते में हाथ डाल दिया? पहला आपका मैं ओपिनियन लूंगा, फिर मैं वानखेड़े साहब से इसी सवाल पे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी हिमालयन ब्लंडर थी, एक इतनी बड़ी गलती थी जिसको कि दोनों असेस नहीं कर पाए कि ये मराठी अस्मिता जो होती है या महाराष्ट्र की जो का मिजाज है वो किस प्रकार का है। क्योंकि अभी भी उद्धव ठाकरे को बहुत सहानुभूति मिली हुई है। अंधेरी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार वापस ले चुकी है और एक तरीके से हार मान चुकी है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है शिवसेना को तोड़ने की जो कोशिश की गई थी वो एक तरीके से उद्धव ठाकरे और बाल ठाकरे की और आदित्य ठाकरे की जो वंशावली है उसको उसने मजबूत कर दिया और ठाकरे बनाम मोदी का एक तरीके से एक युद्ध शुरू हो गया है। और जिसमें कि अभी मुझे लगता है कि ठाकरे परिवार अपनी पूरी ताकत से मराठी
मानुष की सहानुभूति लिए हुआ है। और शिवसेना की इस पोस्टरिंग के कारण अभी भी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे बीएमसी के चुनाव घोषित कराने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। ये अलग बात है कि 10 फरवरी को मोदी फिर से मुंबई में एक अस्पताल का उद्घाटन करने आ रहे हैं और एक छोटी मोटी कुछ गली का भी कोई काम है उसको भी देखने के आ रहे हैं। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि मोदी ने अपनी जो चिर परिचित शैली है उसमें उद्घाटन करना, मेट्रो में बैठ के फोटो खिंचवाना, फोटो ऑप्स करना, इवेंट्स करवाना, ये शुरू किया है। लेकिन साथ ही साथ उद्धव ठाकरे जिस तरीके से कल भी उन्होंने एकनाथ शिंदे पे हमला किया है, और एकनाथ शिंदे पे जब वो हमला कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बड़े निशाने पे है बनिस्पत की एकनाथ शिंदे के। जी भाऊ, क्या कहेंगे आप? शिवसेना पर मोदी का हमला यह था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो समर्थक हैं, जो मराठा सेंटिमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं बयाना उससे ले लिया उन्होंने। बिल्कुल, मैं अनुराग जी के साथ सहमत हूं कि यह हिमालयन ब्लंडर था, यह बहुत बड़ा ब्लंडर था। उनको लगा कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व के जो ध्वजवाहक है वो सिर्फ भाजपा रहेगी और भाजपा से ज्यादा कोई और पार्टी हो नहीं सकती। शिवसेना एक रीजनल पार्टी है महाराष्ट्र की, वो भी हिंदुत्व की बात करती है, तो उस पार्टी को समाप्त करने का बीड़ा इन्होंने उठाया और सिस्टमैटिकली पूरा प्लान करके ये उन्होंने काम किया। लेकिन जो आपने स्टार्टिंग में कहा था कि बुरी नजर डाली, क्या उसका असर क्या हुआ, तो अक्सर ट्रक के पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो वही भाजपा को हो गया है, मुंह काला हो गया। और सबसे बड़ा ब्लंडर यदि मोदी जी ने महाराष्ट्र में किया है, शायद अनुराग जी इस पे ज्यादा लाइट डाल पाएंगे, वो था देवेंद्र फडणवीस को प्रमोट करना। देवेंद्र फडणवीस को जिस हिसाब से वो प्रमोट करते गए, और पार्टी, संगठन और सरकार देवेंद्र के जिम्मे छोड़ दिया, उस पे देवेंद्र फडणवीस ने, क्योंकि वो मैच्योरिटी बहुत है, उन्होंने अलग अलग पार्टियों से लोग लाके अपने साथी बनाए, जिन्होंने जनसंघ से लेके इस भाजपा को आज के दिन दिखाए। वो लोग हाशिए पे चले गए और महाराष्ट्र में शिवसेना का नुकसान क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो चुनाव के नतीजे भी बता देंगे। लेकिन बीजेपी ने अपने संगठन को लिटरली वर्टिकली स्प्लिट कर दिया है। ओरिजिनल बीजेपी और आयातित बीजेपी, बीजेपी और बीजेपी बुजुर्ग, जो अपने यहाँ एक्सटेंशन होता है जी, एक्सटेंशन, वैसा वो बीजेपी एक्सटेंशन। और यही कारण है कि वो अब उनके नजर से भी उतर गए हैं। बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस को सिर्फ मुंह देख के लोग नमस्ते करते। मैं इतना एक एक जिले में घुमा हूं, हर जिले में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के बीच में बहुत बड़े विलन है जी। और जब जिस चुनाव का अभी अनुराग जी ने जिक्र किया, अंधेरी वाला, उस चुनाव में अनाउंस करने के बाद जब उम्मीदवार वापस लेना पड़ा, उसके बाद तो फिर देवेंद्र फडणवीस भी अब उनके मर्जी से निकल गए हैं। जो आप लगातार पब्लिक में बॉडी लैंग्वेज भी दिखती है और सब जगह दिखता है कि अब वो बस एक पपेट बन के रह गए हैं दिल्ली के हाथ की। भाऊ, इसमें मैं अभी अनुराग जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक चीज और आपसे पूछ रहा हूं। इस तरह की खबरें हैं और सुगबुगाहट है मुंबई में, मुंबई के इलाकों में, गलियों में, कि भाई ये जो गुजरात लॉबी है अब तो ये हम पर राज कर रही है। बाला साहब ठाकरे राज करते थे, बात समझ में आती थी, या उससे पहले कभी शरद पवार थे, या और भी तमाम बड़े बड़े नेता रहे महाराष्ट्र के। लेकिन अब तो साहब दिल्ली से फरमान आता है, अब तो CR पाटिल जो है वो गुजरात में बैठकर तय करता है कि कितने विधायक तोड़ने हैं, कितने नहीं तोड़ने हैं। और विधायक अगर जाते हैं तो ली मेरिडियन पहुंच जाते हैं, सूरत के होटल में जाके छुप जाते हैं। तो लोगों में एक परसेप्शन है कि साहब ये तो अब महाराष्ट्र जो है वो महाराष्ट्र नहीं रहा जो 1960 में मिला था, अब ये तो साहब गुजरात से चलता है। तो ये जो गुजरात की छाप है, और खासकर मोदी जी जिस तरह से महाराष्ट्र की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ले गए,
आप सोचिए, एप्पल का कारखाना लगना था, फॉक्सकॉन वेदांता, वो यहां से चला गया खरबों रुपए का। एयरबस आ रही थी यहां पर, नागपुर में तैयारी कर ली थी नितिन गडकरी साहब ने, वो भी चली गई। और भी कई प्रोजेक्ट हैं, फार्मा के बहुत ड्रग पार्क चले गए। खरबों रुपए के प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र को मिलने थे वो गुजरात चले गए। लोग ऐसा कहते हैं कि साहब ये तो अब गुजरात का जमाना वापस आ गया है। देखिए, गुजरात का जमाना कभी था नहीं, महाराष्ट्र पे कभी गुजरात हावी नहीं था। और यही गुजरात हावी होने का ही कारण था कि जब संयुक्त महाराष्ट्र बना, जो निजाम से टूट के, सीपी बेरार से टूट के, मुंबई प्रांत से टूट के, तब मुंबई गुजरात को जा रही थी, उसको रोकने के लिए 100 से ज्यादा लोगों ने शहादत दी है। मुंबई महाराष्ट्र यूं ही नहीं मिली। और उसके बाद मोरारजी देसाई से कभी महाराष्ट्र के लोगों ने, कभी भी मोरारजी देसाई उनके प्रिय नेता कभी नहीं रहे। मोरारजी देसाई भले ही प्रधानमंत्री हो गए होंगे, लेकिन उनकी एक छवि एक खलनायक की ही रही महाराष्ट्र में। और लगातार महाराष्ट्र से लूटपाट जारी है। और कहां तक लूटपाट जारी है? गुजराती अडानी आता है, 2.5 लाख 5 लाख का कंसेशन लेके एयरपोर्ट पे जमीनों के एमएमआरडी का राइट ऑफ हो जाता है, उसको चार्जेस लाखों करोड़ों रुपए। वो तो हमने शो किया था इस पे, धारावी में जो हुआ। और क्या क्या जाएगा पता नहीं, और क्या क्या रहेगा ये पता नहीं महाराष्ट्र में। क्योंकि लेकिन आपको लगता है भाऊ, आपको, मैं आ रहा हूं आपके पास, जिस अनुराग जी से मैं सवाल कर रहा हूं, अभी अडानी की बड़ी अच्छी बात इन्होंने करी कि अडानी को भी मोदी जी स्थापित कर रहे हैं। मतलब एक तरफ तो महाराष्ट्र की इंडस्ट्री गुजरात ले जा रहे हैं, एयरबस गुजरात जाएगी, टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट सारा का सारा शिफ्ट हो जाएगा नागपुर से गुजरात में। अगर एप्पल का कारखाना है तो वो महाराष्ट्र से शिफ्ट होके जो है वो गुजरात चला जाएगा। और दूसरी तरफ गुजरात के जो उद्योगपति हैं उसको यहाँ लाके पूरी मुंबई लूटी जा रही। धारावी देखिए, 5,000 में सौदा हो गया, लाखों करोड़ों की जो है जमीन है वो, खरबों रुपए की। तो एक तरफ यहाँ की इंडस्ट्री को गुजरात ले जा रहे हैं और गुजरात के इंडस्ट्रीज को महाराष्ट्र में स्थापित कर रहे हैं, अडानी को। आपको लगता है कि शेयर बाजार ने बता दिया, मुंबई के शेयर बाजार ने अडानी जी को, कि 2 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर कैसे 4 लाख करोड़ रुपए गायब हो जाते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो अडानी है या अमित शाह हैं या मोदी हैं, ये क्या वाकई, आप मुंबई में 40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और सबके संपर्क में आप हैं, कई जनरेशन के संपर्क में आप हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है जब आप किसी होटल में जाते हैं, चाय पीने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, पत्रकारों से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं? What is the feedback about Amit Shah and Modi? मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी बात, जब ये यहाँ की जो योजनाएं या यहाँ के कारखाने जो यहाँ पे लगने थे, इंडस्ट्री जो लगनी थी, जब ये गुजरात चले गए तो इसका सीधा अर्थ मराठी भाषियों ने ये लगाया कि हमें बेरोजगार कर दिया गया है, हमें जो रोजगार मिलने वाला था वो हमसे छीन लिया गया है। आप देख रहे हैं कि अभी सबसे बड़ी समस्या जो हिंदुस्तान में है वो रोजगारी की है। और मुंबई में जिस तरीके से जो मुंबई वासी थे, उनको अगर मुंबई की भाषा में बोला जाए तो उनकी हकाल पट्टी हो रही है, उनको दूर दूर जगह भेजा जा रहा है। जो पहले दक्षिण मुंबई में रहते थे वो मुलुंड में आए, थाने में आए, उधर बोरीवली में आए, कल्याण में, कांदिवली में गए। अब पार्ट 2 हो रहा है। अब जबकि अडानी कब्जा कर रहा है तो वो और सुदूर इलाका, टीटवाला, कल्याण, अंबरनाथ, जो कि 80-80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर है, वहां पे पटक दिए जा रहे हैं। आपने अनुराग जी, माफ कीजिए मैं आपको टोक रहा हूं, आपने बहुत बड़ी बात कही कि मराठी भाषियों को, मराठी बोलने वालों को, मराठी मानुस को जिस तरह से हाशिए पर धकेला जा रहा है। क्या भाऊ आपको लगता है, टाइगर लगता है कि अगर मराठियों से पंगा लोगे आप महाराष्ट्र में तो फिर क्या होगा? ये तो फिर आप उद्धव ठाकरे के हाथ में ताज रख रहे हो, आप उद्धव ठाकरे के पास कुर्सी लेके जा रहे हो, क्योंकि आपने मराठी सेंटिमेंट्स को छेड़ दिया था। क्या ऐसा है जो अनुराग जी बता रहे हैं? दीपक भाई, मैंने और अनुराग भाई ने, मुझे लगता है कम से कम 40-50 प्रोग्राम तो आपके साथ किए। और जब भी महाराष्ट्र में आगे क्या होगा ये आप पूछते हो तो हम कहते हैं कि बीजेपी सिंगल डिजिट पे आएगी, ये मैं लगातार बोलता हूं।
सी वोटर जो बहुत सॉफ्ट है बीजेपी के प्रति, वो भी शर्मा शर्मी में 14 सीट दे गया। मैं आज भी 6 शर्मा के सीटों से ज्यादा नहीं हूं लोकसभा में, और विधानसभा में 45 से 50 से ज्यादा नहीं हूं। और एक दिन मैं सीट बाय सीट लेके बैठूंगा आपके साथ, जब समय आएगा। तो भाव गलती कहां कर गए मोदी? गलती कर गए कि मोदी जी ने महाराष्ट्र में जो बीजेपी, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का एक नेतृत्व था, वो उन्होंने समाप्त किया। गडकरी को हाशिए पे डाल दिया। गोपीनाथ मुंडे की हत्या हुई, उसके बाद गोपीनाथ मुंडे के बेटी को हाशिए पे डाल दिया गया। एकनाथ खड़से, जिन्होंने पूरे खानदेश में बीजेपी को, प्रमोद एकनाथ महाजन के खड़से परिवार का का भी पता नहीं है कहीं। मतलब वही एकनाथ खड़से का जो वजूद था एक जमाने में, एकनाथ खड़से ने अपनी पूरी जिंदगी दी बीजेपी लाने में। आज उस एकनाथ खड़से को मजबूरी में राष्ट्रवादी कांग्रेस में जाना पड़ा। और जिन लोगों ने जीवन भर संघ को गाली दी, जिन लोगों ने कथित मतलब अटल जी, अडवाणी जी को गालियां देते रहे, इसी गोधरा हत्याकांड पे लगातार मोदी की निर्भरता करते रहे, मोदी का पुतला जलाते रहे, मोदी के फोटो पे काला पोतते रहे, वो आज लोग भाजपा में हैं। आज गडकरी की ये स्थिति है कि महाराष्ट्र में प्रोग्राम होता है तो गडकरी को बुलाया नहीं जाता। तो गडकरी का भी एक अपना वजूद है। लेकिन लोगों में गडकरी की इस वक्त क्या इज्जत है? लोगों में गडकरी के प्रति, जो महाराष्ट्र में जो लोग हैं, विदर्भ में, वो गडकरी को कैसे लेते हैं? महाराष्ट्र में जो रोड का काम हुआ, तो महाराष्ट्र में जब वो मंत्री थे तब उनको रोडकरी बोला जाता था, गडकरी नहीं, रोडकरी के नाम से जाने जाते थे। और उसके बाद लगातार वो महाराष्ट्र में दे ही रहे हैं। जो महाराष्ट्र में उन्होंने लोगों से प्यार अर्जित किया, अब मुझे लगता है शायद कोई राज्य होगा इस देश का जहां गडकरी को चाहने वाले लेकिन लोग ये नहीं। जो आप कह रहे हैं कि गडकरी रोड करी थे, इस रोड करी पे तो रोड रोलर चला रही गुजरात लॉबी। नहीं, रोड रोलर चला चल रहा है उनके ऊपर। लेकिन कुछ कुछ एक बात होती है, कई रोड रोलर भी जाके जहां नतमस्तक हो जाए वो गडकरी है। गडकरी का एक और मराठी का अर्थ ये होता है, जो किले को संभालता था, किलेदार, वो गडकरी होता था। महाराष्ट्र को किले को गढ़ बोलते हैं। तो गडकरी ने अपना गढ़ अच्छा संभाला हुआ है और सब बुलडोजर वहां नमस्ते करके जाते हैं। गडकरी की मंत्रालय आप ले सकते हो, गडकरी के मंत्रालयों में से मंत्रालय हटा सकते हो, लेकिन लोगों के दिल में जो गडकरी की जगह है उसको आप नहीं हिला पा रहे हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया आजकल नरेंद्र मोदी जी के साथ। वो जितना अपमानित करेंगे गडकरी को, उतना गडकरी निखर के आएंगे, लोगों की सिंपैथी मिलेगी। उद्धव ठाकरे ने कभी जीवन में नहीं सोचा होगा कि इतना, मुझे भी बड़ा ताज्जुब लगता है जब उद्धव ठाकरे के लिए लोग इतने मतलब दिल से बात करते हैं। जो शिवसेना को गाली देते हैं वो भी कहते हैं कि उद्धव के साथ गलत किया इन लोगों ने। इतनी भयानक सिंपैथी उद्धव के साथ। बाल ठाकरे भी होते तो शायद इतनी मतलब बाल ठाकरे जी के सामने लोग चले गए थे, भुजबल चले गए थे, नारायण राणे चले गए थे, लेकिन वो सिंपैथी वाला इफेक्ट कभी नहीं ठाकरे साहब को मिला। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे का रुतबा था, कद बहुत बड़ा था, लेकिन इतनी सहानुभूति, इतनी सिंपैथी जो है वो बाला साहब के पास नहीं थी, जो आज उद्धव ठाकरे के पास है। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये वैसे ही हो गया जैसा इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद भी वापस आ गई, सहानुभूति के लहर पे आ गई, लेकिन इतनी सीटें नहीं मिली। लेकिन उनके जाने के बाद जो राजीव गांधी को सीटें मिली, वो आज तक कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया उसका। चलिए भाऊ, मुझे लगता है ये सवाल सीधे मुंबई से ही पूछा जाए। अनुराग जी हैं और शिवसेना को पिछले 35-40 साल से देख रहे हैं। बाला साहब ठाकरे से भी सलाम दुआ थी और उद्धव ठाकरे से भी सलाम दुआ है। क्या ये जो कह रहे हैं वानखेड़े साहब, जो बता रहे हैं महाराष्ट्र एक्सपर्ट कि साहब उद्धव ठाकरे की सिंपैथी का आलम यह है कि इतना तो बाला साहब की सिंपैथी नहीं थी, तो क्या वाकई आपको ऐसा लगता है बॉम्बे में कि उद्धव ठाकरे के पास इस वक्त बहुत ज्यादा पब्लिक सपोर्ट है और मराठी सेंटिमेंट्स को लेकर है, और शायद इसी डर से मोदी जी बीएमसी का चुनाव कराने की हरी झंडी नहीं दे रहे हैं? आपको लगता है कि क्या बाला साहब का के बेटे का कद बड़ा है?
जो रोग्स थे, जो अपराधी Bad टाइप के elements थे। एलिमेंट थे, जो बैड जी। एलिमेंट्स थे, वो लोग बाग एकनाथ शिंदे के साथ चले गए और उनकी छवि जो थी वो एकनाथ शिंदे के साथ जो गए उनके साथ एकदम मैच कर गई, क्योंकि उन्होंने शिवसेना के में उद्धव के पीठ में छुरा भोंका और अपनी कीमत लगा के 50 खोके जो है वो अपना दाम लगा लिया। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत तार्किक हो गया कि जो शिवसेना की जो काली, जो श्वेत और शाम में देखें तो जो ब्लैक छवि थी, जो काली छवि थी, वो एकनाथ शिंदे के साथ चली गई और जो श्वेत छवि थी वो उद्धव के साथ रह गई। उद्धव की इस बीच में जो सबसे बड़ी कमाई थी वो कोविड में जो उन्होंने काम किया और घर बैठ ऑपरेशन के बाद भी वो जिस तरीके से अपना मुख्यमंत्री पद संभाले रहे। तो ऐसी जी। स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि बाल ठाकरे के साथ कई विवाद थे, उद्धव ठाकरे के साथ में आज की तारीख में कोई विवाद नहीं है। और आप इसकी सबसे बड़ी सबूत ये देखेंगे कि महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में एसआईटी बनाई थी आदित्य के खिलाफ, वो क्या काम कर रही है, उसका क्या हो रहा है। तो एक तरीके से उद्धव ठाकरे पे जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो उन पे चिपक नहीं रहे हैं, जबकि एकनाथ शिंदे और उनके साथी जो हैं उन पे हर अपराध, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाना, भारतीय जनता पार्टी का गुलाम बन जाना। शिवसेना की तासीर यह है कि इसमें गुलामी पसंद नहीं है, तो जो मर्दानगी से लड़ता है वो शिवसैनिक कहलाता है। और यही उद्धव ठाकरे की अभी सबसे बड़ी यूएसपी मुझे ये लगती है कि वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, मोदी के खिलाफ साफ लड़ते हैं, वो अमित शाह के खिलाफ बोलते हैं। वो मुझे नहीं लगता कि वो देवेंद्र फडणवीस से कोई अपनी मुकाबला या गडकरी से, वो दिल्ली से लड़ रहे हैं, वो महाराष्ट्र के नेताओं से कोई ज्यादा उनको भाव नहीं। जी जी। टाइगर, हमने अभी काफी बातें कर ली, इतनी देर में हमने ये भी बात कर ली कि साहब शिवसेना के बीच में जो तोड़फोड़ करी है या शिवसेना को बांटने की कोशिश करी, ये मोदी पर भारी पड़ गई। हमने ये भी बात करी कि जिस तरह से मोदी महाराष्ट्र से प्रोजेक्ट ले गए गुजरात, और गुजरात से अडानी को यहां ले आए, यानी आप उद्योग तो गुजरात में ले गए और उद्योगपति गुजरात का यहां ले आए, ये भी बूमरैंग कहीं ना कहीं किया, उल्टा तीर पड़ा है भाजपा के। और भी हमने बहुत सी बातें करी हैं। गडकरी को लेकर हमने बात करी कि गडकरी के साथ जो भेदभाव किया ठीक नहीं किया। उद्धव ठाकरे से जो पर्सनल लेवल पे मोदी लड़े हैं वो भी ठीक नहीं किया। उनके रिश्तेदार पर छापा पड़वा दिया था इन्होंने, तब उद्धव ने कहा था कि हद न लांघिए। मैं ये जानना चाह रहा हूं इसी पूरी कड़ी में, इसी पूरे सिलसिले में, कि जो गवर्नर हैं कोश्यारी, क्या इनको लाना भी एक बहुत गलत फैसला था? क्योंकि कोश्यारी साहब जो महाराष्ट्र के गवर्नर है, पता नहीं कब क्या बोल जाते। एक बार वो कहने लगे कि साहब ये जो गुजराती मारवाड़ी अगर बंबई से चले जाए तो बंबई का बाजा बज जाएगा, एक बार उन्होंने ये कह दिया। एक बार तो साहब छत्रपति शिवाजी महाराज पर टिप्पणी कर दी। तो ये गवर्नर, इस तरह के गवर्नर को लाना, जिसने सुबह 5 बजे भोर में शपथ दिला दी हो फडणवीस को, ऐसे गवर्नर को लाना क्या मोदी की एक बहुत बड़ी गलती थी? और क्या मोदी चापलूस से घिरे रहते हैं और इसीलिए इस तरह के फैसले ले लेते हैं? देखिए दीपक जी, कोश्यारी की जगह कोई और होता तो वो भी वही करता, क्योंकि कोश्यारी भी जो कर रहे थे उन्हें ये मैंडेट ऊपर से मिला था। जब मैंडेट मिला तकलीफ दे दो तो उन्होंने तकलीफ दे दी। कई तकलीफें उन्होंने इलीगल दे दी, गैर कानूनी। एक पत्र लिख दिया सरकार को, तब अमित शाह जी ने कहा था कि पत्र लिखने की जरूरत नहीं थी, ये गवर्नर का काम नहीं है। लेकिन उनको ये भेजा ही गया था कि आपको किसी भी हालत में शपथ दिलवानी है बीजेपी की सरकार। लेकिन मामला पलट गया। जब मामला पलट गया तो फिर 80 दिन की सरकार बनी, वो भी किसी कारण से बनी। सबको पता था ये सरकार टिकेगी नहीं, आनंद फानंद। लेकिन कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूं मैं। स्पीकर का अपॉइंटमेंट, उसमें अड़ंगा लगाना। 12 विधान परिषद के सदस्य मंत्रिमंडल ने अनुमोदित करने के बाद अभी भी मामला लटका हुआ है। अभी नई सरकार आने के बाद बाकी लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा कि भाई पहले लिस्ट क्यों आपने क्लियर नहीं की, उसका ही जवाब दो पहले। क्या आप सरकार बदलने का इंतजार कर रहे थे? क्या गवर्नर का काम ये है? फिर
उलूल जुलूल बात करना। उन्होंने छत्रपति गडकरी को छत्रपति से बड़ा बोल दिया था। जी। छत्रपति वगैरह अब इतिहास हो गए, उनका कोई अभी रहा नहीं औचित्य। अभी गडकरी जी छत्रपति जैसे। अरे औचित्य क्या बात कर रहे हो? महाराष्ट्र का आदमी सुबह सांस लेता है छत्रपति शिवाजी के नाम पे, शाम को सांस छोड़ता है छत्रपति शिवाजी के नाम से। कुल मिलाकर इन्होंने मराठी अस्मिता को छेड़ा है। जी, मैं आ रहा हूँ उसी और महाराष्ट्र मराठी। में मुसलमान भी मराठी अस्मिता के साथ जीता है। आपको सैकड़ों कवि मुसलमान मिल जाएंगे जो मराठी पोवाड़े गाते हैं। आपको मुसलमान कवि मिल जाएंगे जो मराठी में कविता करते हैं। मुसलमान साहित्यिक मिल जाएंगे। वहां का मुसलमान तो वो मराठी अस्मिता पे चक्कर था। गुजराती अस्मिता ने मराठी अस्मिता को नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया, पर कुछ गद्दार उनके साथ हो गए। इसीलिए बीजेपी की हालत महाराष्ट्र में बुरी है जी, और कुछ मैं अनुराग जी, जो तजुर्बा है वो तो चेहरे पे आपके दिखता है, आपकी जो दाढ़ी है वही बता देती है कि भाई पत्रकारिता के इतने साल यूं ही नहीं आपने गुजारे। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, आपने वाजपेयी की सरकार को बहुत करीब से देखा और उस वक्त बाला साहब ठाकरे थे, इधर अडवाणी और वाजपेयी थे। अडवाणी अक्सर आया करते थे मुंबई। आपको लगता है कि वाजपेयी और अडवाणी जिस तरह से शिवसेना को टैकल करते थे, जिस तरह से शिवसेना के साथ वाजपेयी और अडवाणी के रिश्ते थे, उस तरह के रिश्ते ये जो गुजराती हैं अमित शाह और मोदी, उस तरह के रिश्ते रख नहीं पाए शिवसेना के साथ? आपको लगता है कि एक मैच्योरिटी कहीं ना कहीं लैक करते हैं? भले ही हम मोदी जी को विश्व गुरु कहे, लेकिन शिवसेना को टैकल नहीं कर पाए जिस तरह से वाजपेयी अडवाणी करते थे। वो बाल ठाकरे की असलियत भी जानते थे, उनकी राजनीतिक कीमत कितनी है ये भी जानते थे, लेकिन उन्होंने उनको न तो एक अनुपात और मात्रा भेद जिसको कहा जाता है उसमें न तो कम करके आंका न ज्यादा करके आंका, क्योंकि मुंबई की जो आइडेंटिटी थी, जो पहचान थी, वो एक व्यावसायिक शहर की थी। इसमें जिस तरीके से अमित शाह और मोदी ने मुंबई को जिसको हम लोगों ने उस दिन भी कह रहे थे मोनेटाइजेशन करने लगे, तो जब आप हर चीज को उसके मूल्यों में आंकने लगते हैं तो आपके मानव मूल्य होते हैं वो कम हो जाते हैं और आर्थिक मूल्यों में ही आप उलट पुलट करने लगते हैं। तो मुंबई पे जो हमले किए गए, देखिए केवल एक निकम्मे राज्यपाल की नियुक्ति से ही नहीं हुआ। उन्होंने यहाँ के जो सबसे ज्यादा काम धंधे जहां मिलते थे वो बॉलीवुड था। बॉलीवुड को समाप्त करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के एक कांड को इस तरीके से हवा दी कि हर मुंबई का फिल्म वाला जो है वो ड्रगिस्ट है, वो गांजा पीता रहता है, उनके बच्चे जो है वो चरित्रहीन है, वो भी इन्हीं धंधे पानी में लगे रहे। और आप देखते हैं कि जो पठान की जो सफलता मिली है वो मुझे लगता है कि बॉलीवुड के साथ में जो मोदी और शाह ने छेड़खानी की थी, जिस तरीके से एक रचनाशील क्रियाशील लोगों को, एक क्रिएटिव लोगों को जिस तरीके से अपमानित किया था, उसका पूरा का पूरा एक प्रतिरोध बाजार ने दिया। अभी बाजार काफी रिएक्ट कर रहा है। जिस तरीके से अडानी को LIC का और स्टेट बैंक के शेयर्स बेच दिए गए, या आप सोचिए कि जिस तरीके से अडानी ने जमीनों पे कब्जा किया, एयरपोर्ट पे कब्जा किया, पोर्ट्स पे कब्जा किया, उस पे भी बाजार रिएक्ट कर रहा है। और अभी आपने जो कहा था कि 2 दिन में उनको मालूम पड़ गया कि कितने लाख करोड़ रुपए उनके हाथ से एकदम चले गए। ये भी संभव है कि सरकार LIC और स्टेट बैंक को की जो शेयर्स उन्होंने या जो पूंजी लगाई है उसको और ज्यादा करे, जिसका कि परिणाम हमारे बैंकों के दिवालिया होने में भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में, आर्थिक स्थिति में, फिल्मी क्रिएटिव लोगों के, क्योंकि आप देखेंगे राज कपूर हुए, दिलीप कुमार हुए, देवानंद हुए, ये एक सत्ता से इतने चिपके नहीं रहते थे, एक दूरी भी रखते थे, लेकिन दिल्ली उनका सम्मान करती थी। यहां पर हर अच्छे अभिनेता को समाप्त करने का बीड़ा इन दोनों ने उठा लिया। जी, मैं समअप करना चाह रहा हूं टाइगर आपसे, और उसके बाद फाइनल कमेंट अनुराग जी करूंगा। कुल मिलाकर आपको क्या लग रहा है कि हमने बहुत कुछ डिस्कस किया कि मोदी जी ने
जो भी फैसले लिए सही नहीं थे, कहीं पर इमेच्योरिटी पर थी, कहीं पर उन्होंने मोनेटाइजेशन करने की कोशिश करी, कहीं पर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक वोट की राजनीति करी, अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे, शिवसेना को तोड़ दिया। अब साल भर बचा है, साल भर बचा है और सुपर फाइनल 2024 का होना है। आपको लगता है, आप ऐसा फील करते हैं या आप का आकलन है कि मोदी को महाराष्ट्र बहुत भारी पड़ने वाला है और कहीं ना कहीं ये जो मराठा है ये मोदी का सफर में एक बहुत बड़ा रोड़ा होगा, बैरियर होगा। आप कैसे देखते हैं बीजेपी को, महाराष्ट्र को और लोकसभा के चुनाव को? फाइनल सम अप, टाइगर। देखिए, अनुराग जी ने जो बात की फिल्म इंडस्ट्री की, पहली बार फिल्मों में मैंने देखा स्प्लिट हुआ है। नेता स्पोक्स पर्सन, हमारे अभिनेता स्पोक्स पर्सन बन के बात कर रहे हैं, चाहे फिर उसमें कंगना राणावत हो, चाहे उसमें भट्टा बाकी लोग हो, कई नाम हैं। और जो लोग बीजेपी के स्पोक्स पर नहीं बनते हैं उनको तकलीफ दी जाती है अलग अलग माध्यम से। उसके बाद यूपी में एक नई फिल्म इंडस्ट्री बनाने की बार बार जो जो कोशिश हो रही है और ये बार बार बता रहा है कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री खाली करो, तो ये मुंबई को खाली करने का प्रयास नहीं तो और क्या है? यही तो हो रहा है और ये लोग अब आम जनता समझ रही है। इनको ये बात समझ में आई कि इनसे गलतियां हुई। ये ऐसा नहीं कि दीपक जी की अनुराग में हम ही जान रहे हैं, बता पा रहे हैं कि गलतियां हुई। उनको गलती समझ में आ गई। देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़ा ब्लंडर है, उनको समझ में आ गई। लेकिन अब करें क्या, समय इतना नहीं बचा है। अब लिपापोती करने के चक्कर में गली मूत्रालय का उद्घाटन भी करना हो तो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी आपको मुंबई के चक्कर काटते हुए दिखेंगे। अब वो मराठी में बात भी करेंगे, मराठियों के हितैषी भी होंगे, बाला साहब के सामने नतमस्तक होंगे। बाला साहब आज जिंदा होते तो इन दोनों को पैर नहीं रखने देते मुंबई में। इतनी औकात नहीं रहती इनकी कि ये पैर भी रखे मुंबई में, क्योंकि बाला साहब सत्ता के लिए नहीं जीते थे, सत्ता का मक्खन खाने के लिए नहीं जीते थे। सत्ता आए या सत्ता जाए, उन्होंने हमेशा मराठी अस्मिता के लिए अपना जीवन दान दिया। वो मराठी अस्मिता अब हर जगह फूट के निकल रही है और अब इनका बार बार आना, मराठियों को समझाना कि हम तुम्हारे लिए अच्छी काम कर रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार होगी और डबल इंजन की सरकार होगी। इस डबल इंजन की सरकार को कोयला नहीं मिलेगा, इस इंजन में पानी नहीं मिलेगा, ये इंजन जंगल में कहीं बेवा लावारिस पड़ा हुआ मिलेगा आपको। लोकसभा में सिंगल डिजिट पे आएगी बीजेपी, देख लीजिए। यदि महाविकास आघाड़ी को तोड़ने का प्रयास ये कर रहे हैं, यदि नहीं टूटती है और ये तीनों साथ में लड़ते हैं तो बीजेपी पानी नहीं मांगेगी महाराष्ट्र में, मेरा आकलन है और मैं दावे के साथ कहता हूं। अनुराग लेकिन जी, ये टूटनी फाइनल नहीं चाहिए। कमेंट प्रयास लगातार हो रहे कि हैं, क्या टूट नहीं। महाविकास आघाड़ी, क्या कांग्रेस और एनसीपी को तोड़ने में अमित शाह, मोदी कामयाब हो जाएंगे या महाविकास आघाड़ी अब इन सबसे ऊपर उठ चुकी है और उसको पता लग रहा है कि वो जीत भी सकते हैं? मुझे लगता है कि अभी भी कांग्रेस और एनसीपी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तोड़ा क्यों नहीं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर उनके पास में इतनी धन शक्ति है तो वो कब तोड़ेंगे? क्योंकि ये एक भेड़िया या एक भय भी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने शिवसेना को जिस तरीके से तोड़ा, लेकिन शिवसेना में जिनको तोड़ा है वो काफी वो उनकी छवि खराब थी। उनके पीछे ईडी लगाई गई, उनके पीछे सीबीआई लगाई गई। और अब मुझे लगता है कि अगर दोयम या तीसरे दर्जे के नेताओं को, जिनके की टिकट काट सकते हैं, क्योंकि अभी भी एनसीपी में पवार का कंट्रोल है। और ये मैं आपको एक और सूचना दे दूं कि जिस छत्तीसगढ़ में अभी जब कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है, उसके बाद में कांग्रेस का अध्यक्ष नाना पटोले जाने वाला है। कांग्रेस ने यह निर्णय कर लिया है कि यहाँ पे आमूलचूल परिवर्तन होगा। यहाँ पे जो कर्नाटक के पाटिल साहब जो ऑब्जर्वर रहे हैं उनको भी बदला जाएगा और कांग्रेस का नेतृत्व मुझे लगता है अशोक चौहान जैसे लोगों के हाथ में फिर मजबूती से दिया जाएगा, जिससे कि अमित शाह और मोदी की जो पोचिंग या जो वो विधायकों पे जो अपनी तरफ करने का लालच देना चाहते हैं उसको रोका जा सकेगा। क्योंकि अगर आप देखें, भारत जोड़ो यात्रा थी, वो महाराष्ट्र में बड़ी सफल रही है और उसकी सफलता जो है
वो भारतीय जनता पार्टी को जी। काफी भयभीत कर रही है। अनुराग जी आप आए और टाइगर आप आए और आप दोनों ने जिस तरह से महाराष्ट्र को प्रेजेंट किया, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में इस तरह की कोई बहस कहीं होती भी होगी, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने डाइसेक्ट किया चीजों को, और जो आपने बताया कि गडकरी को लेकर जो है गलत फैसला लिया, गवर्नर को लेकर गलत फैसला किया, शिवसेना को जैसे बरैये के छत्ते पे हाथ डाल दिया हो, ये एक इफेक्ट रहा उसका। ज्यादातर फैसले बूमरैंग के, उल्टा तीर पड़ा है गुजरात को। और मराठी अस्मिता की जो आपने बात करी, मुझे लगता है वही निर्णायक रहेगी 2024 में। और चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी जात हो, कहीं ना कहीं ये मराठी अस्मिता जो है ये सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा, जिसका एडवांटेज उद्धव ठाकरे को मिल सकता है, महाविकास अघाड़ी को मिल सकता है, अगर महाविकास अघाड़ी टूटे ना, अमित शाह के डोरे में ना आए। आप दोनों आए, रोशनी डाली, सब कुछ बताया बहुत आसानी से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों।